अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं और साइट स्पेसिफिक डीएनए क्लीवेज कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे हम देखेंगे कि क्या है कि प्रोसीजर फॉर केमिकल आइसोलेशन ऑफ डीएनए मच एज दोज डेवलप्ड बाय एवरी मैक्लोड एंड मैकार्टे यूजुअली लेड टू द रैंडम ब्रेकेज ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स इनटू एवरेज लेंथ ऑफ अबाउट 50,000 बेस पेयर। मतलब कि जो हमारे पास पहले प्रोसीजर थे वो वाले मेथड जो एवरे मैक्लॉड और मैकार्टे ने डेवलप किए थे उसमें क्या था कि रैंडम ब्रेक डाउन होता था डीएनए का। रैंडम ब्रेकेज होती थी डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो सा है और उसकी जो सी है 50,000 बेस पेयर्स की, मतलब इतनी लेंथ की जो सा है डीएनए की ब्रेकेज होती थी। अब ये जो सा है 50,000 बेस पेयर या 50 KB इसको भी कह सकते हैं। केबी का हमें पता है किसके लिए स्टैंड होता है, किलो बेस पेयर के लिए। ठीक है, तो a length of the 50 kb is close to the length of the double stranded DNA present in bacteriophage lambda that infects E. coli। अब ये वाला जो सा है डीएनए जो सा है 50,000 बेस पेयर का ब्रेक हो गया। अब ये जितने मतलब कि 50,000 बेस पेयर के जो लेंथ का डीएनए है ये जो सा है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर, जो कि इन्फेक्ट करता है इकोलाई को। अब बैक्टीरियोफेज का हमें पता है कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके या बैक्टीरिया के अंदर जाके ग्रो करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, ये बताया गया है कि उसका जो जीनोम था या डीएनए था वो 50 KB बेस केबी का था। ठीक है, इसके बाद है कि द 50 KB फ्रेगमेंट कैन बी मेड शॉर्टर बाय विगरस शेयरिंग फोर्सेस। अब ये 50 KB जो सा है बहुत बड़ा है फिर भी, तो अब इसको जो सा है हम मज़ीद जो सा है शेयरिंग फोर्सेस के ज़रिए शॉर्टर कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि किचन ब्लेंडर को यूज़ करके हमने मतलब किया था, हमने नहीं एवरी मैक्लॉड ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो अब इसमें क्या होगा कि विगरस जो से शेयरिंग फोर्सेस हैं, ये इससे डीएनए टूट तो जाएगा लेकिन ये रैंडम ब्रेक डाउन होगी। कोई मतलब कि स्पेसिफिक ब्रेक डाउन नहीं होगी, रैंडम बेस पेयर्स उस पे जाके ना डीएनए ब्रेक हो जाएगा। अब हो सकता है कि वो सीक्वेंस जो हमें चाहिए हो वहाँ से ब्रेक हो जाए लेकिन उसका साइज़ डिफरेंट हो। मतलब या हो सकता है कि जो हमें सीक्वेंस चाहिए वहाँ पे वो ब्रेक ही ना हो। तो ये बात बताई गई है कि विद द रैंडम शेयरिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज सीक्वेंस कंटेंट। ठीक है, हम रैंडम अगर हम उसे रैंडम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें हमारा डिज़ायर्ड जो सा है डीएनए फ्रेगमेंट उसको आइसोलेट करना साइज और सीक्वेंस के बेस पे बहुत मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है ये। ठीक है, ये बताया गया है। फिर ये था कि इसको सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक बनाई। ठीक है, this method makes sure that all pieces of DNA with specific part are the same size। मतलब कि जितने फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के जो स्पेसिफिक पार्ट है, मतलब जिसके अंदर वो स्पेसिफिक पार्ट पाया जाता है उनका साइज सेम होना चाहिए। मतलब कि लेट्स सपोज जिस तरह हमें कोई डिज़ायर्ड सीक्वेंस वाला पार्ट चाहिए, स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, तो वो सीक्वेंस जहाँ जहाँ होगा, जिस फ्रेगमेंट में होगा, उन सब फ्रेगमेंट्स का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, it also makes sure that the specific part you want is always in the same place in each piece। मतलब कि जो स्पेसिफिक पार्ट या जो स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें चाहिए वो हर फ्रेगमेंट में सेम पोजीशन पे लोकेट करती हो। ठीक है, इस मेथड से ये पॉसिबल है। जो हम शेयरिंग मेथड कर रहे थे, जो रैंडम ब्रेक डाउन हो रहा था डीएनए का, उससे ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। फिर है द क्लीवेज मेक्स यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ द डीएनए क्लीविंग एंजाइम आइसोलेटेड प्राइमरली फ्रॉम बैक्टीरिया। ये याद रखना है कि जो हम क्लीवेज मेथड करते हैं या फिर जो हमारे पास डीएनए क्लीविंग एंजाइम है वो प्राइमरली बैक्टीरिया से आइसोलेट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने कि बैक्टीरिया से आइसोलेशन हो रही है उनकी। द एंजाइम्स आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं। एंड दे आर एबल टू क्लीव डीएनए मॉलिक्यूल एट द पोजीशन एट विच पार्टिकुलर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द बेस आर प्रेजेंट। ठीक है, हमें जहाँ पे मतलब पार्टिकुलर सीक्वेंस जितना हमें चाहिए वहाँ से हम जो सा है डीएनए को कट कर सकते हैं। जितना सीक्वेंस डिजायर्ड सीक्वेंस जो हमें चाहिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके वो सीक्वेंस ले सकते हैं। द नेचुरली occurring enzymes serve to protect the bacterial cell by disabling DNA of the bacteriophage that attack it। अब ये कि हमारे भी हमने कहा ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया के अंदर ये क्यों थी, तो ये नेचुरल उनका डिफेंस मैकेनिज्म था
बैक्टीरिया का, हमने कहा कि जो सा बैक्टीरिया हमने पढ़ा हुआ है कि वो आके इन्फेक्ट करता है, वायरस आके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना डीएनए जो सा है बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है और फिर वायरस का डीएनए जो सा है सारा मैकेनिज्म संभाल लेता है। अब ये वाली एंजाइम्स मौजूद होती हैं, जैसे ही वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है, ये एंजाइम उसके डीएनए को ब्रेक कर देती हैं, उसके डीएनए को तोड़ देती हैं और वायरस जो सा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, यही बात यहाँ लिखी गई है। फिर देयर डिस्कवरी अर्न द वर्नर एर्बर स्विट्जरलैंड नोबेल प्राइज इन 1978। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर करने पे वर्नर एर्बर को स्विट्जरलैंड में 1978 में नोबेल प्राइज मिला। ये डेट्स जो सी हैं आपने याद रखनी है। टेक्निकली द एंजाइम्स आर नोन एज टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, मतलब कि इन एंजाइम्स को जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल दी गई है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की BAM-H1। BAM-H1 इज एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज द डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एग्जाम्पल है। डीएनए हमेशा हमें पता है डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इस वजह से ये डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। ये सीक्वेंस इसकी याद रखनी है। BAM-H1 की सीक्वेंस क्या है? GGA-TCC। ठीक है, ये 5 to 3 एंड यही होगी। अब यहाँ पे देखें, ये 5 to 3 एंड भी यही सीक्वेंस बनती है, GGA-TCC। 5 to 3 जो सा है सीक्वेंस सेम ही रीड होता है, चाहे हम ऊपर वाले स्टैंड में रीड कर लें या चाहे नीचे वाले स्टैंड में रीड कर लें, ये बताया गया है। इसके बाद जो सा बताया गया है सीक्वेंस एनक्लेव द स्ट्रैंड ऑफ द जी बेरिंग न्यूक्लियोटाइड शोन इन दैट। ये जो नीचे डायग्राम दिखाई गई है इसके अंदर जो सा यहाँ पे ना ब्रेकिंग डाउन का क्लीविंग का दिखाया गया प्रोसीजर कि जो सा जी है ना, जी जो सा फर्स्ट जी है वहाँ से ये मतलब कि जो 5 एंड की तरफ जो फर्स्ट जी होगा ये BAM-H1 वहाँ पे जाके कटिंग करेगी। देखें इधर से जो सा है 5 एंड से पहला जी ये बनता है, जबकि इधर जो सा निचले स्टैंड में 5 एंड से पहला जी ये बनता है, तो इस पे जो सा इस तरह की कटिंग होगी। ठीक है, ये बात लिखी गई है। इसके बाद है कि यहाँ पे फिर जो सा है नीचे एक और सा टेबल दिया गया है जहाँ पे डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट बताई गई है कि वो कौन सी साइट पे जाके कट करती हैं। ये रही, ये जो सा है 9 एंजाइम बताई गई हैं और ये इनकी सीक्वेंस बताई गई और ये कटिंग बताई गई है कि कटिंग कैसे करती हैं, कौन से एंड इनके प्रोड्यूस होते हैं, इनको भी हम आगे देखते हैं। Here the most restriction enzymes are named after the species in which they were found. नेमिंग मेथड के हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम कैसे करना है, तो सबसे पहला जो सा है स्पीशी जिसमें से वो मिली या जिसमें से हमने उनको डिस्कवर किया उस स्पीशी का नेम पहले रखा जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है BAM-H1 की, किसका नाम कैसे रखा गया था? ये BAM-H1 वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस मैलोलिफेसियन स्ट्रेन H। ठीक है, अब इसका जो सा है बैसिलस जो सा है बैसिलस की वजह से हमने इसको एम नाम दिया और इसका स्ट्रेन H था एंड इट वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म। हम इसको 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहली एंजाइम थी जो इस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट हुई थी। बिकॉज द फर्स्ट 3 लेटर्स इन द नेम ऑफ ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टैंड फॉर द बैक्टीरियल स्पीशी ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पहले जो से इसके 3 लेटर हैं ये स्पीशी को शो करते हैं। ठीक है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के फर्स्ट 3 लेटर जो से हैं वो किस स्पीशी से एक्सट्रैक्ट हुई उसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो फर्स्ट 3 लेटर हैं उनको हम हमेशा इटैलिक में राइट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाला जो सा पार्ट होता है जैसा ये H1 है ये नॉन इटैलिक फॉर्म में राइट किया जाता है। ये इसका नेमिंग मेथड है। ठीक है, most restrictions enzyme recognize only one short base sequence, usually 4 to 6 nucleotide base pair। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सी है वो एक ही शॉर्ट सीक्वेंस को डिस्कवर करती है या फिर उसको रिकॉग्नाइज करती है और ये जो सा है 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का पेयर होता है। ये देखें, हम BAM-H1 को देखें तो ये जो सा है 6 न्यूक्लियोटाइड का पेयर है। नीचे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें ये देखें, ये जो सा है RSAI जो सा है ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, मतलब ये इसका यही है कि 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं मोस्टली। कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली जो सा है 4 to 6 बेस पेयर का होता है ये। ठीक है, द एंजाइम बाइंड्स विद द डीएनए एट द साइट्स एंड मेक ब्रेक इन ईच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग 3OH एंड 5P ग्रुप्स एट ईच एंड। ठीक है, अब कटिंग होगी, कटिंग होने से क्या होगा, हमारा जो 5 एंड है उसके ऊपर उन्होंने कहा
कि हमारा यहाँ पे तो मतलब न्यूक्लियोटाइड शो किए गए हैं। वैसे आपने याद रखना है कि जो हमारा 5 एंड होगा वहाँ पे फास्फेट ग्रुप मतलब बनेगा, और जो 3 एंड होगा वहाँ पे OH ग्रुप बनेगा। जब कटिंग हो जाएगी, कटिंग होने के बाद डीएनए के 5 स्ट्रैंड पे 5 एंड पे P ग्रुप और फास्फेट ग्रुप, और 3 एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर द क्लीवेज बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन साइट। मतलब कि वो वाली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके रिकॉग्नाइज करती है उसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। बैम H1 की जो सा है रिस्ट्रिक्शन साइट ये वाली सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी बैम H1 अगर वहाँ पे है तो वो जाके वहाँ पे कटिंग कर देगी। फिर जो सा है some restriction enzyme cleave their restriction site asymmetrically at different sites in two DNA strands, but other restriction enzyme cleave symmetrically at the same site in both strands. ये बात बताई गई है कि हमारे पास हमने कहा कि जो एंड्स होते हैं उसके 2 टाइप्स होती हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। स्टिकी एंड जो से हैं वो एसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन जो है एसिमेट्रिकल क्लीव से बनते हैं, और जो हमारे पास ब्लंट एंड है वो सिमेट्रिकल क्लीव से बनते हैं। ये देखें, ये वाला जो सा है हमारे पास ये स्टिकी एंड है, यहाँ पे देखें एसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन हो रही है, और ये वाला क्या है, ये स्टिकी एंड है और ये ब्लंट एंड है। ये यहाँ पे देखें ये सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है। ये आपने याद रखना है कि जो हमारा स्टिकी एंड है वो उसमें कौन सी क्लीवेज होती है, और जो ब्लंट एंड है उसमें कौन सी क्लीवेज होती है, ये लाजमी याद रखना है। ठीक है, फिर है कि बिकॉज ही जेंडर तकलीफ है स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड ओवर हैंग इज कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये वही बात बताई गई है कि कौन से क्लीवेज हो रही होती है। In virtually all cases, the restriction site of the restriction enzyme reads the same on both strands, provided that the opposite polarity of the strand is taken into account. यहाँ पे जो सा है पैलिंड्रोम सीक्वेंस की बात की गई है। पैलिंड्रोम्स में सीक्वेंस क्या होती है कि अगर हम उसको सीधा पढ़ें या फिर उल्टा राइट करें तो वो जो सा है सेम पढ़ा जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स की इंग्लिश के अंदर वर्ड्स की भी एग्जांपल दी गई है, जिस तरह उन्होंने कहा है मैडम। मैडम का वर्ड है, इसको हम यहाँ से बैकवर्ड से रीड करें या फिर शुरू से रीड करें, ये सेम ही वर्ड बनता है, ये चेंज नहीं होता। यहाँ पे इसी तरह डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाई जाती है। यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने क्या है इसको फॉरवर्ड रीड किया, सेम सीक्वेंस है। निचले स्टैंड से हमने बैकवर्ड को रीड किया, सेम सीक्वेंस है। तो ये इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। इसके बाद और ये याद रखना है कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जब वो कटिंग करती हैं तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कटिंग करती हैं। मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो हमेशा पैलिंड्रोम ही होगी। इसके बाद है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक। इनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 बताई गई हैं। इसमें पहला क्या है, मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट। मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, ये पहले भी हमने देखा जिक्र किया इस बात का कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेगी। फिर है रिस्ट्रिक्शन साइट इज रिकॉग्नाइज विदाउट रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ द डीएनए। मतलब कि ये रिस्ट्रिक्शन साइट किसी भी डीएनए की जो साइट है उसको रिकॉग्नाइज करेगी। अब ये इस एक्सेप्शन में आ जाता है कि उस डीएनए का सोर्स क्या है या वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए है, उसके अंदर ये सीक्वेंस है और एंजाइम मौजूद है, वहां पे कटिंग हो जाएगी, ये बात है। Because most restriction enzyme recognize a unique restriction site sequence, the number of the cuts in the DNA from particular organism is determined by the number of restriction site present. सिंपल सी बात है, जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट है उतने ही डीएनए के अंदर कट होंगे। लेट्स सपोज के ये वाली जो सी हैं, अगर ये वाली सीक्वेंस जो सी है 3, 4, 5 मौजूद हैं, अगर 3 मौजूद हैं तो 3 जगह से डीएनए कट हुआ होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन साइट है तो डीएनए वहाँ से कट होना है। तो हम सीक्वेंस को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस डीएनए के फ्रैगमेंट में कितने कट बनेंगे या कितने कट होंगे। फिर जो साहब कहा गया है द डीएनए फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ एडजेसेंट गार्डन इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स का रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट से कटिंग होने के बाद जो फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होता है, जो डीएनए का फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाता है, उसको हम क्या है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बोलते हैं। मतलब कि ये समझ लें कि ये पूरी डीएनए की सीक्वेंस थी, यहाँ से एक रिस्ट्रिक्शन साइट ने कटिंग की, एक यहाँ से की, तो ये जो सेंटर वाला सेपरेट आउट हो गया इसको हम रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बोलेंगे।
लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल विद टिपिकली बी कट इनटू मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट साइज। ठीक है, एक लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें जरूरी नहीं है कि 2-3 फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स बनते हैं और ये फ्रेगमेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि फ्रेगमेंट्स जो से हैं सेम हो, फ्रेगमेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इकोलाई डीएनए मॉलिक्यूल की, जिसके अंदर 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 बेस पेयर्स हैं और ये कट होता है सेवरल 100 and 1000 फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, इतना मतलब कि इतनी जो सी बेस पेयर्स के अगर हमारे पास डीएनए है तो उसके हमारे पास 1000 फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। और जो सा मेलिन जीनोमिक है डीएनए, मेमल जीनोमिक डीएनए इज कट इनटू मोर देन 1 मिलियन फ्रेगमेंट्स, मतलब कि ऑब्वियसली मैमल्स जो से है यूकैरियोट्स में आते हैं और इनका डीएनए जो है बहुत बड़ा होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसके जो से मिलियन फ्रेगमेंट्स बनते हैं। Although these numbers are large, they are actually quite small relative to the number of the sugar phosphate bond in the DNA of organism. ये बात ये है कि सुनने में बहुत ज्यादा लगता है कि डीएनए के मतलब मिलियन फ्रेगमेंट्स बने, मिलियन दफा उसकी कटिंग हुई, मिलियन साइड्स पे कटिंग हुई। तो फिर उसने कहा, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो सा है सुनने में नंबर बड़ा लगता है लेकिन फिर ये नंबर बहुत छोटा लगता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ शुगर फॉस्फेट बॉन्ड इन डीएनए। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड डीएनए हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो सा है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है, तो फिर साफ ज़ाहिर है एक डीएनए में कितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं मतलब फिर इतने ज़्यादा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, उसकी निस्बत तो ये फिर नंबर थोड़ा लगता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।